नमस्कार। दो चरों का रैखिक समीकरण की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके सारे टॉपिक हमने स्टार्टिंग से लेके पूरे कवर किए हैं और यह आपके इस 10th क्लास का इस साल के सिलेबस का सबसे लास्ट टॉपिक है। समीकरण निकायों के हल के प्रकार। समीकरण निकायों के हल किस प्रकार के हो सकते हैं या क्या समीकरण को बिना हल किए हम उसके हल के प्रकार का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने समीकरण को हल करने के लिए आलेखी विधि का प्रयोग किया था, ग्राफीय मेथड। तो जब हमने आलेखी विधि का प्रयोग किया था तो उसमें हमने 3 स्थितियों का जिक्र किया था कि जब किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने पर दो रेखाएं जो प्राप्त होती हैं ग्राफ में, वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उसे ये मानते हैं कि जो कटान बिंदु का जो निर्देशांक होता है उस समीकरण का हल होता है। परंतु हमने कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं कि जिसको ग्राफ में प्लॉट करने पे वो एक दूसरे को नहीं काटते बल्कि पैरेलल मतलब समानांतर एक दूसरे के चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि समानांतर अर्थात कि वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, और जब वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं तो हम ये समझ के चलते हैं कि कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने का अर्थ है कि उसका कोई भी कटान बिंदु प्राप्त नहीं होगा, और जब कोई भी कटान बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरी एक और स्थिति के बारे में हमने डिस्कस किया था, एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या होती है, रेखाएं एक दूसरे की संपाती होती है, जस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, और जब ओवरलैप हो जाती है तो उसका प्रत्येक बिंदु एक दूसरे को आपस में इन लोग काटते हैं। और चूंकि रेखा की लंबाई जो होती है वो अनंत होती है, तो अनंत लंबाई की रेखा के होने की वजह से अनंत आपको कटान बिंदु की मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, और आप ये मान के चलते हैं कि उन दोनों समीकरण को हल करने पे आपको अनंत अनेक हल मिलते हैं, जिसका पूरा मान निकालना संभव नहीं है। हम सीधा बिंदु लेके छोड़ देते हैं। ग्राफीय विधि में तो हम आसानी से ग्राफ को देख के हल का प्रकार पता लगा लेते हैं, लेकिन क्या किसी अन्य विधि या समीकरणों को तुरंत देखकर बिना ग्राफीय विधि द्वारा हल की क्या हम ये पता लगा सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको एलिब्रेट किया था जिसमें विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने पे दोनों के दोनों ही चर आप अपने आप एक को विलोपित करने के प्रयास में दोनों दूसरा भी विलोपित हो जा रहा था। वो ऐसी स्थिति हमारे पास तभी आती है जब रेखाएं समांतर होती हैं और उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। तो विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो या फिर हमारा आलेखी विधि हो, तीनों ही स्थिति में जब हम समीकरण को हल कर रहे हैं तो अंत में हमको ये पता चल रहा है कि समीकरण की स्थिति क्या है या उसके हल का प्रकार क्या है। तो चूंकि मैंने ग्राफ में 3 स्थितियों के बारे में भी जिक्र किया। पहला स्थिति कि जब आपके पास दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करती हो, काटती हो, अर्थात की प्रतिच्छेद करती हो। दूसरी स्थिति मैंने बोली कि अगर वो एक दूसरे के समानांतर जाती हो, और तीसरी स्थिति मैंने बोली कि अगर वो एक दूसरे को क्या कर लेती है, ओवरलैप करती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपाती हो। इन 3 स्थितियां जो ग्राफ के समय में आपके पास आती है, यही 3 स्थितियां आपके हल के प्रकार का निर्धारण करती है। पहला प्रकार अगर प्रतिच्छेद करती है तो आपको पता है एक कटान बिंदु का निर्देशांक प्राप्त होता है और वही उसका हल है। तो हिंदी में मतलब उसको बोला जाता है अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक यूनिक हल होगा। किन्हीं भी दो रैखिक समीकरणों को हल करने पे अगर हमें प्रतिच्छेद रेखा प्राप्त होती तो अद्वितीय हल होता है। अगर रेखाएं समानांतर होती है तो उसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। अगर संपाती होता है तो अनंत अनेक हल होते हैं। ये तो समीकरणों को हल करने के पश्चात पता चल रहा है, या आलेख विधि में हम उसको आलेखित कर रहे हैं तब पता चल रहा है। तो क्या किसी समीकरण को देखकर उसके प्रकारों का अंदाजा लगाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल लगाया जा सकता है। उसका अंदाजा क्या, हम फिक्स बताएंगे कि हाँ समीकरण जो है वो अनंत हल रखेगा, समीकरण जो है वो आपका अद्वितीय हल रखेगा और समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। पिछले साल की जो पब्लिकेशन की सीजी बोर्ड की पब्लिश्ड बुक है उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 57 में आपके समीकरण निकाय के हल के लिए 3 स्थितियां दी हुई हैं। और जो अभी नई पब्लिकेशन जो अभी इस साल प्रिंट हुई उस बुक में आप देखेंगे तो पेज नंबर 7070 में आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। 3 पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम फिर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 में आपके पास 3 स्थिति मैंने जो आपको पास पहला बोला था कि हमको मालूम है कि समीकरण a1x + b1y = c1, a2x + b2y बराबर C2। ये क्या है, ये कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया है, क्योंकि अब A1 B1 C1 कोई भी अचर मान है, मैंने एक मानक रूप में एक उदाहरण मान लिया कि आपके पास एक रैखिक समीकरण a1x + b1y = C1 इस रूप में, a2x + b2y = C2 इस रूप में। ऐसा ना मान के आप ये रूप भी ले सकते थे, a1x + b1y + C1 = 0 और a2x + b2y + C2 = 0। आप कंफ्यूज मत होंगे क्योंकि मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है। इस रूप में इसलिए लिया कि मैंने आपकी बुक में इस टाइप का भी यूज किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ
रेशियो की बात करते हैं, अनुपात की बात करते हैं, तो इसलिए चिन्हों का कोई परिवर्तन इसमें पता नहीं चलता। राइट हैंड साइड में होने की वजह से भी वो पूरा कैंसिल होकर वही आपको मिलता है, इसलिए इस प्रकार लेने में भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर प्रश्न इस प्रकार रहते हैं, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर इस फॉर्मेट में रहते हैं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो अगर कोई ये स्थिति है तब क्या बोलता है कि यदि a1 बटे a2, a1 मतलब पहले रैखिक समीकरण में x का गुणांक और a2 का मतलब दूसरे रैखिक समीकरण में x का गुणांक, a1 बटे a2, फिर हम निकालते दूसरा अनुपात b1 बटे b2, मतलब पहले समीकरण में y का गुणांक और दूसरे समीकरण में y का गुणांक। अगर इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है तो आप सीधा सीधा मानेंगे कि समीकरण जो है वो अद्वितीय हल रखेगा। अद्वितीय हल रखेगा मतलब कि आप में अगर आलेख निरूपण किया जाएगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। उसी प्रकार दूसरी स्थिति क्या हो सकती है आपकी, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 मतलब ये जो अचर पद है इनके अनुपात के बराबर ना हो। तो अगर ये ऐसा होता है तो रेखाएं आपकी होती है समानांतर, और अगर रेखाएं समानांतर हैं तो इसका अर्थ है कि कोई हल नहीं होगा। और तीसरी स्थिति होगी कि यदि तीनों का अनुपात a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये तीनों के अनुपात आपस में अगर बराबर होंगे तो इसके अनंतः अनेक हल होंगे। और ये किस स्थिति में होगा, जब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आपकी ओवरलैप हो जाती है। तो ये 3 स्थितियां आपके हल का प्रकार बताती हैं। यदि समीकरण को हल करने के लिए ना कहा जाए और केवल हल के प्रकारों का डिस्कशन किया जाए तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 का अनुपात निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या तो पहले अनुपात बराबर है। अगर पहले 2 अनुपात बराबर है तो हम नीचे वाले पॉइंट में जाएंगे, बराबर नहीं है तो सीधा यही डिक्लेयर हो जाएगा कि समीकरण जो है अद्वितीय हल रखेगा और रेखाएं जो है आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। अगर a1 बटे a2 और b1 बटे बराबर होता है तो हम उसको कंपेयर करके देखेंगे c1 बटे c2 से। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो सीधा सीधा हमको ये मान के चलना है कि रेखाएं जो है समांतर होंगी और उसका कोई भी हल नहीं, तो हमको समीकरण को हल करने का कोई मतलब नहीं। तीसरी स्थिति अगर ऐसा ना हो कि तीनों का ही अनुपात आपस में बराबर आता है तो हम सीधा लिखेंगे अनंतः अनेक हल, क्योंकि अनंत मान निकालना संभव नहीं है तो हम सीधा अनंतः अनेक हल करके लिख देंगे और वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन लूंगी। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और जो डाउट होगा उसे आप कमेंट करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न मैंने लिया है, समीकरण के अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं, समीकरण के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2, अर्थात जब रेखाएं, समीकरण का जो बना हुआ रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तभी अद्वितीय हल होता है। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो समीकरण है उसका अद्वितीय हल है, इसने पहले डिक्लेयर कर दिया है। अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, जो दिया गया समीकरण है हम उसको पहले लिख लेते हैं। दिए गए समीकरण क्या दिया है, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 8x धन 5y बराबर 9, kx प्लस 10y इक्वल्स टू 15, kx धन 10y बराबर 15। तो हम सीधा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a1 मतलब पहले समीकरण में x का गुणा 8, b1 मतलब पहले समीकरण में y का गुणा, c1 मतलब अचर पद पहले समीकरण में, a2 दूसरे समीकरण में x का गुणा k है, b2 y का गुणांक 10 है और c2 आपके पास 15 है। अब आपके पास a1, ये जितने भी हल के प्रकार वाले प्रश्न है सब में हमको पहले आंख मूंद के a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान लिखने। उसके बाद हम प्रश्न में बोल रहा है कि अगर ये अद्वितीय हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है चूंकि समीकरण के अद्वितीय हल है, ये हमने चेक नहीं किया है, प्रश्न में पहले से बोला है कि अद्वितीय हल है, वो है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इसने बोल दिया है तो हम ये मान के चलेंगे अद्वितीय हल है। और अगर अद्वितीय हल होता है तो क्या कंडीशन होती है, तब a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। तो चलिए, a1 का मान है 8, a2 का मान है k, बराबर नहीं है क्या, तो बराबर नहीं है, b1 का मान है 5 और ये आपका हो गया 10।
ये बराबर नहीं है कि चिन्ह को देख के आप परेशान मत होइएगा। हम जैसे त्रियक गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, पक्षांतर करते हैं, सब कुछ वही करेंगे। बीच में जो बराबर नहीं है का चिन्ह वो हमारे साथ चलता रहेगा। 10 5 का के साथ गुणा करेंगे तो ये आपके पास 5 के 5 के बराबर नहीं है, 10 अट्ठे 80। तब 5 के बराबर नहीं है के 80, तो के बराबर नहीं होगा 80/5। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 के 30, तो के बराबर नहीं है 6। क्या मतलब है? के बराबर नहीं है 6। अगर के बराबर होता 6 तो हम लिखते हैं कि के बराबर 6 के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? के बराबर नहीं है 6, तो के बराबर नहीं है 6 तो फिर किसके लिए अद्वितीय हल होंगे? तो क्योंकि यहाँ पे जो भी मान होते हैं एबीसी, हमने पहले ही जब दो चरों का रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने उसी समय बताया था कि ए बी सी हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। 6 भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन इसमें हमारा क्या निकल रहा है कि के का मान 6 नहीं हो सकता। तो के का मान क्या होगा? वास्तविक संख्या में से 6 को छोड़कर बाकी सारे के जो बाकी सारी वास्तविक संख्याएं हैं उनके लिए के का जो मान होगा वो क्या करेगा? इस समीकरण में अद्वितीय हल रखेगा। तो क्या लिखोगे? के बराबर 6 के अतिरिक्त या अलावा अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होंगे। ये हमारा हल है। पहले से बोला गया था अद्वितीय हल के लिए बोला, तो अद्वितीय हल जब भी बोल रहा है तो आपके पास 3 स्टेप है। एक अद्वितीय हल होगा, ये वाली कंडीशन आ सकती है। दूसरा कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन आ सकती है। तीसरा अनंत अनेक हल होंगे, ये कंडीशन आ सकती है। अद्वितीय अनेक हल होगा का कंडीशन तब आती है जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2। इसमें पहले से बोला था अद्वितीय हल नहीं है, इसलिए मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान लिखा। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 लिया, त्रियक गुणा किया तो मेरे को 5 किया, और इधर 80 जब इसको हल किया तो मुझे के बराबर नहीं है 6 मिला। सॉरी 6 नहीं 16 है, ये मिस्टेक हो गया था। तो ये आपको 16 मिला। तो के बराबर 16 के अतिरिक्त बाकी सभी वास्तविक संख्या 1 2 3 4 1/2 ये सारी जो संख्या है उन सब के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसमें पूछ लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके किताब के उदाहरण का मैंने एक प्रश्न लिया है। के का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण में अनंतः अनेक हल होंगे। पहले से बोल दिया है कि समीकरण में अनंत हल होंगे, तो अनंत अनेक हल कब होंगे? मैंने 3 स्थिति बोली थी। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तब कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं होगा। फिर तीसरी स्थिति आती है A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2। अगर ये होता है तो अनंत अनेक हल होंगे। और दूसरा प्रश्न में अनंत अनेक हल लिया है, मतलब हमारे पास ये स्थिति है। तो सबसे पहले मैंने पहले ही कहा है कि इस प्रकार के हल वाले कोई भी क्वेश्चन आते तो पहले समीकरण को लिखिए। दिए गए समीकरण क्या क्या समीकरण है? k - 3x + 3y = k, kx + ky = 12। यह समीकरण 1 है। समीकरण 2 है। तब यहाँ A1 मतलब x के गुणा में है तो क्या है आपके पास? k ऋण 3। B1 y के गुणा में क्या है? 3। C1 क्या है? k। A2 k है, B2 भी k है, और C2 का मान है 12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों रैखिक समीकरण को लिखा है। और चूंकि मैंने पहले से बोला है कि हल के प्रकार वाले कोई भी प्रश्न आते तो सबसे पहले हमारा काम है A1 B1 C1 A2 B2 C2 को लिखना। उसके बाद देखना है कि क्या कंडीशन बोल रहा है। अगर ये चेक करने के लिए बोलता है, यहाँ पे कोई भी के ऐसा मतलब अज्ञात राशि नहीं होता, तो उस केस में हम क्या करते? A1/A2 निकालते, B1/B2 निकालते, C1/C2 निकालते। फिर देखते हैं कि कौन कौन से बराबर है, कौन कौन से बराबर नहीं है। उसके आधार पर हम इसके हल का परिणाम डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने पहले से बोल दिया अनंत अनेक हल है, और जब तक के का मान ज्ञात नहीं हो तो हम डायरेक्ट पता भी नहीं लगा सकते। तो ठीक है, चूंकि समीकरण के अनंत अनेक हल है तो इसका मतलब क्या है? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो A1 क्या है आपका?
के ऋण 3 बटे के, B1 क्या है 3 बटे के, C1 क्या है k बटे 12। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 पद है और तीनों के बीच में आपस में बराबर चिन्ह है, तो तीनों पद आपस में एक साथ हल नहीं हो सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो दो। हम पहले और दूसरे को साथ में लेंगे, फिर पहले और तीसरे को साथ में लेंगे, उसके बाद दूसरे और तीसरे को साथ लेंगे, तो 3 स्थितियां होंगी और तीनों स्थिति में हम इसका हल लिखेंगे। तब प्रथम 2 पदों से क्या होगा भाई, प्रथम 2 पदों से k माइनस 3 अपॉन के इक्वल्स टू 3 अपॉन के। तो k ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, k का 3 गुणा करूँ तो 3 के, और यहाँ पहले से बटे लिखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये भी कर सकती हूँ, या डायरेक्ट मैं यहीं से यहाँ से भी कैंसिल कर सकती थी, k और k आपस में कैंसिल। तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 3, माइनस 3 आपका उधर पक्षांतर होके जाएगा तो प्लस 3 मतलब 6, तो k का मान क्या आया 6। ये आपकी पहली स्थिति है। मैंने जब पहले 2 पदों को हल किया तो अब मैं क्या करूंगी, पहले और तीसरे पदों को। प्रश्न आपने पहले से पढ़ लिया है, मैं इसको मिटा के आगे हल कर देती हूँ। प्रथम व अंतिम पदों से, प्रथम पद क्या है k माइनस 3 अपॉन के, अंतिम पद है आपका k अपॉन 12। प्रथम पद k माइनस 3 अपॉन के और k अपॉन 12, फिर से 3 गुणा कर देते हैं, इधर गुणा करेंगे तो आपका 12k माइनस 12 तिया 36, गुणा करके देख लीजिए, k ऋण 3 में जब मैं 12 का गुणा करूंगी तो 12k 12 तिया 36 आएगा, वही मैंने लिखा है। उसके बाद इधर करेंगे तो k का वर्ग। अब घातों के घटते क्रम करके सबको हम एक ही स्थिति में कर दें, k का वर्ग धन 12 के उधर जाएगा तो ऋण 12 के, ऋण 36 उधर जाएगा तो धन 36। अब अगर आप देखेंगे तो आपको बहुपद थोड़ा सा याद आया होगा, जिसमें बराबर शून्य तो नहीं था लेकिन एक बहुपद था जिसमें हमने मध्य पद को तोड़कर हल किया था। यहाँ पे भी वही स्थिति है, गुणनखंड करेंगे तभी ही k का मान प्राप्त हो सकता है, तो हमें मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा, मध्य पद में आपके पास ऋण 12, जोड़ने या घटाने पे आपके पास ऋण 12 आना चाहिए और गुणा करने पर आपके पास धन 36 आना चाहिए। आप 36 का अलग से गुणनखंड करके देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 3 एकम। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36 होता, लेकिन 9 में से 4 गया 12 नहीं हो सकता, 9 में से 4 जोड़ा 12 नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये करूं 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 के 36, 6 और 6 को जोड़ूंगी तो 12, लेकिन मुझे ऋण 12 चाहिए, तो ऋण 6 ऋण 12 आ जाएगा, और ऋण 6 गुणित ऋण 6 करूंगी तो धन 36 आ जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में ही कर रही हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसको क्या किया जा सकता है, k का वर्ग 12 को लिखा जा सकता है ऋण 6 के ऋण 6 के, धन 36 बराबर 0। 4 पद हो गए, 2 पद लीजिए, यहाँ से k उभयनिष्ठ निकल सकता है, बचेगा k ऋण 6, यहाँ से आपका 6 उभयनिष्ठ निकल सकता है क्योंकि 36 भी 6 का गुणज है, सॉरी 6 जो है 36 का गुणज है, और माइनस 6 कॉमन निकल रहा है तो धन जो है वो ऋण में हो जाएगा, बराबर 0। दोनों में k ऋण 6 कॉमन निकला, बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, k का मान क्या आया 6, यहाँ पे भी हमको k का मान 6 मिला। खैर ये मतलब इत्तेफाकन ऐसा हो गया कि k का मान दोनों ही स्थिति में 6 मिला, कोई आवश्यक नहीं हर प्रश्न में ऐसा हो। अब एक और स्थिति बची, पहला और दूसरा हमने ले लिया, पहला और तीसरा हमने ले लिया, अब दूसरा और तीसरा लेंगे, तब दूसरे व तृतीय या अंतिम पद से ले सकते हैं। क्या है आपका 3 बटे k बराबर k बटे 12, त्रिय गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36 बराबर k का वर्ग, तब k बराबर करने में 36, तो ये आपका आ गया धन 6। तो आपको यहाँ पे k के 3 जगह मान मिले हैं। प्रश्न हमारा क्या था, 2 समीकरण दिया हुआ था, उसमें बोला गया था कि इन दोनों रैखिक समीकरणों के अनंता अनेकाल अगर होंगे तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। हमने समीकरण की तुलना मानक रूप से करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिख लिए। उसके बाद हमको पता है कि समीकरण के अनंत हल कब होते हैं, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो मैंने तीनों को बराबर किया। क्योंकि तीनों पदों को एक साथ हल नहीं किया जा सकता, हमें 2 करके करना, तो मैंने प्रथम 2 पद को लिया, प्रथम 2 पद को लेके हल किया तो k ऋण 3
बटे के बराबर 3 बटे क्या है, के आपस में कैंसिल हो गया, के ऋण 3 बराबर 3, ऋण 3 उधर गया तो धन 3 हो गया, 3 और 3 को मैंने जोड़ा तो आया 6, तो के का मान मुझे 6 मिल गया। उसके बाद मैंने पहले और तीसरे पद को लिया, के ऋण 3 बटे के बराबर के बटे 12, त्रियक गुणा किया तो 12 एकम 12 और 12 किया 36, के और के का गुणा किया तो के का वर्ग। मैंने इसको अरेंज किया, व्यवस्थित किया, तो मेरे को एक बहुपद मिला द्विघात वाला, मतलब ये द्विघात वाला समीकरण मिल गया। उसको मैंने मध्य पद को तोड़ के, क्योंकि मुझे ऐसे तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पे ऋण 12 आए और गुणा करने पे धन 36 आए, तो मैंने 12 को 6 ऋण 6 मतलब ऋण 12, ऋण 6 गुणित ऋण 6 मतलब धन 36। 4 पद आगे, मैंने दो पद को लिया, इन दोनों में के उभयनिष्ठ था, के कॉमन निकाला यहाँ से, इन दोनों में 6 उभयनिष्ठ निकल सकता था, तो हमने 6 ऋण 6 को उभयनिष्ठ निकाला। अब दोनों में के ऋण 6 निकला तो फिर कोष्टक में आपका के ऋण 6 ही बचा, बराबर में शून्य किया तो के का मान आपको क्या मिला 6। अब दूसरे पद में क्या करा, अब लास्ट बचा था कि दूसरा और तीसरे पद को हमने लिया साथ में, दूसरे और तीसरे पद को हमने साथ में ले लिया, 3 बटे के बराबर के बटे 12, फिर तिरक गुणा किया तो आपके पास के और के का गुणा किया तो के का वर्ग और 6 12 3 36। अब क्योंकि वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल लगेगा, वर्गमूल लगने का अर्थ है कि वो धन 6 भी हो सकता है और ऋण 6 भी हो सकता है, तो के बराबर आपका धन ऋण 6। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मान प्राप्त हुए, एक धन 6 और एक ऋण 6। ऐसा हो सकता था कि 3 स्थिति में हमको 3 मान प्राप्त होते हैं, तो कौन सा मान होगा हमें चेक करना पड़ता। अब क्योंकि तीनों स्थिति में केवल 2 ही मान प्राप्त है, सच बोला जाए तो एक ही मान है, लेकिन एक जगह धन 6 भी हो सकता है, ऋण 6 भी हो सकता है, तो कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे रख के रथ में आपको देखना है, मैं ये वाला हिस्सा में करके देखती हूँ कि रथ में आप मान रख के देखिए, 6 ऋण 3 बटे 6 मतलब कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 3 गया 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ गया। यहाँ पे रखूंगी 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 1 बटे 2, फिर यहाँ पे रखूंगी के बटे 12 मतलब 6 बटे 12, 6 एकम 6 7 12। मतलब क्या मिल रहा है कि के बराबर 6 रखने पे ये समीकरण जो है वो मतलब संतुष्ट हो रहा है, अनंत अनेक हल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि के बराबर 6 है, समीकरण के मान को संतुष्ट करता है, ऋण 6 नहीं करेगा। ऋण 6 जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो यह आपका ऋण 9 बटे 6 हो जाएगा, जिसको कैंसिल करोगे तो 2 बटे 3 आएगा, जो कि बाकी पदों में नहीं आएगा। तो ऋण 6 आपका आंसर नहीं है, तो के बराबर सीधा, अतः के बराबर 6 ये आपका फाइनल उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि के बराबर 6 के लिए समीकरण के सभी मान, मतलब के बराबर 6 समीकरण के सभी पदों को संतुष्ट करता है, अतः अनंत अनेक हल होने के लिए इन दोनों समीकरणों में के का मान 6 होगा। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप पूछिए, और बाकी जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज और एग्जाम्पल में दिए उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि के मान वाले प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्ट आपके सॉल्व करने के लिए पूछे जाएंगे, अगर वहां नहीं पूछा जाता तो फिर ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य आपसे पूछा जाएगा। थैंक यू।